हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये केवल मॉक टेस्ट ही नहीं है, ये आपके बेस को जो सभी एग्जामों में बहुत जरूरी होता है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग लेके आते हैं। मेरे साथ बने रहिए। ये मात्र एक एमसीक्यू या पीवाईक्यू फॉर्म नहीं है, ये आपको पूरे तरीके से किसी भी इंपोर्टेंट टॉपिक पर आपकी पकड़ को क्या करने वाले क्लासें हैं, पकड़ को मजबूत करने वाली क्लासें हैं। तो आज मैं मॉक टेस्ट 3, ये किसी भी एग्जाम में आप पढ़िए, आपको हर एग्जाम में यहां से चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, ना मिलने का सवाल नहीं है। इधर उधर की ज्यादा चीजें ना पढ़ के आप केवल ऐसे फैक्ट पढ़िए, ऐसे टॉपिक पढ़िए जो केवल एग्जाम में आयोग डिमांड कर रहा है, ठीक है। और वही हम आपको बहुत कम समय में यहां लेकर आ रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग सबसे पहले बने रहिएगा। तो वो सबसे पहला जो टॉपिक है मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम भाई 30 क्वेश्चन करते हैं और ये कहां हिट मारते हैं क्वेश्चन। तो ये भैया यूपी पुलिस में हिट मारेंगे, लेखपाल में मारेंगे, दिल्ली पुलिस, पीसीएस में हिट मारेंगे, लोअर पीसीएस में मारेंगे, और एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में भी भाई ये क्या मारेंगे, हिट मारेंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मेरे आपके स्क्रीन के सामने है। भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। जो संवैधानिक नैतिकता है इसका प्रयोग भारतीय संविधान में किसने किया था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, संवैधानिक नैतिकता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था। किसने किया था भैया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था। ये ध्यान रखना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ये मूल अधिकार में है संवैधानिक उपचार। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है भैया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान का जनक। आप ये भी ध्यान रखना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान की जो प्रारूपी समिति थी उस प्रारूपी समिति के क्या थे भाई साहब, अध्यक्ष थे। ये 7 सदस्यीय समिति थी, ध्यान रखना, जिसके डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या थे भाई, अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं, ये ध्यान रखना। और कॉमन जो सिविल कोड है वो पास ना होने पर ये पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था भैया, इस्तीफा दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, ध्यान रखना। अंतर मंत्रिमंडल में भी इन्हीं को क्या बनाया गया था, पीएम बनाया गया था। महात्मा गांधी हर कोई नाम जानता है इनका, चंपारण आंदोलन, ठीक है ना। इसके साथ साथ भैया खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, यंग इंडिया, ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हरिजन महासंघ, यंग इंडिया, ये सब किसकी चर्चा कर रहे हैं, गांधी जी से संबंधित टॉपिकों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि या विदेश व्यापार। तो देखो सबसे पहले हमें इसका आंसर क्या होगा, विदेशी व्यापार इसका आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखना, क्या होगा भैया, विदेशी व्यापार इसका आंसर होगा। लेकिन इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट मैं बताऊंगा आपका। संविधान की जो 12 अनुसूची है, कुल कितनी है, 12 अनुसूची है। उस 12 में से 7वीं अनुसूची में कौन सा दोस्तों, 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। किसकी बात की गई भैया, शक्तियों के विभाजन की। यहां 3 जगह बांटा गया है। एक तो भैया संघ सूची बनाई गई है, एक भैया राज्य सूची बनाई गई है, और एक समवर्ती सूची बनाई गई है। आप लोग ध्यान रखना, संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची में कानून राज्य विधानमंडल बनाता है, और समवर्ती सूची में कानून दोनों ही बना सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। यदि दोनों ने कानून बना लिया, अगर कोई विवाद है तो भैया केंद्र के कानून की, मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानून की चलेगी। ये ध्यान रखना, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने भैया, 100 विषय हैं। 100 तरह के विषयों पर काम करता है, जिनमें कुछ मुख्य विषयों की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप याद रखना चाहते हो तो ध्यान रखना, रक्षा, संघ केंद्र कानून बनाएगा रक्षा पे, ध्यान रखना। विदेश नीति, केंद्र कानून बनाएगा। रेलवे पर पूछ लेगा, ये सब संघ सूची के हैं। मुद्रा भैया, परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा पर कानून कौन बनाएगा, तो परमाणु ऊर्जा पर भी कानून जो है वो केंद्र ही बनाएगा, ठीक है ना। इसके साथ अगर आपसे पूछे
नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, तो ये भी संघ ही बनाएगा। तो ये सब संघ के विषय हैं, ये कुछ इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं, और भी 100 है पूरे, लेकिन मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं कि ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर राज्य की बात करें आपसे, तो ध्यान रखना 61 विषय हैं इस समय राज्य पे। कितने हैं? 61 विषय हैं राज्य पे। पूछे राज्य में कौन कौन से विषय हैं, तो आप लोग याद रखना राज्य को पुलिस दी गई है। क्या दी गई है? पुलिस राज्य को। राज्य को और क्या दिया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य दिया गया है राज्य को, याद रखना। और क्या दिया गया है? कृषि दी गई है। स्थानीय शासन राज्य को दिया गया है, स्थानीय शासन, याद रखना क्या? स्थानीय शासन भैया राज्य को। जेल राज्य को दी गई है, जेल। भूमि पर कानून भी भैया कौन बना सकता है? राज्य। तो ये बहुत इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। वहीं संवर्ती सूची में कितने हैं भैया? तो 52 विषय हैं, आप लोग याद रखना। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची का मतलब दोनों कानून बना सकते हैं भाई, राज्य भी बना सकता है और भैया केंद्र भी बना सकता है। अब इनमें कौन कौन सी है जो संवर्ती सूची में? 52 में अगर आपसे पूछे भैया कौन कौन सी है, तो शिक्षा पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी। विवाह और तलाक की बात करूं तो भैया विवाह और तलाक पर दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। सिर्फ लेबर लॉ पे, श्रम कानून भी दोनों बना सकते हैं, श्रम पे। वन पे भैया दोनों बना सकते हैं, याद रखना। और जनसंख्या नियंत्रण पे भी, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा हूं। दोनों मिलकर के भैया क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, ध्यान रखना। संसद और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे क्या भैया इस 7वीं अनुसूची के बारे में कहीं संवैधानिक प्रावधान है, तो आर्टिकल 246 को आप लोग याद रखना। किसको? आर्टिकल अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 को आप लोग क्या रखोगे भैया? याद रखोगे, ठीक है ना। आर्टिकल 246 को क्या याद रखोगे? तो इसमें अनुसूची, 7वीं अनुसूची को संघात्मक ढांचा माना गया है। इसे यहां कहा गया है संघात्मक ढांचे की रीढ़, ढांचे की रीढ़ किसे माना गया भैया? 7वीं अनुसूची। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 246 में है भैया, ध्यान रखना। आर्टिकल 246 में है, आप लोग याद रखना, ठीक है भैया। और 42 में संविधान संशोधन को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बात बेकार है। तो 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भैया कब आया था? 1976 में। इसी में भैया शिक्षा, वन और वन्य जीव, इनको राज्य से हटा करके संवर्ती सूची में ऐड किया गया था, याद रखना। कौन कौन से ऐड किए गए थे? तो भैया शिक्षा, वन और वन्य जीव, इनको भैया कहां पे ऐड किया गया था? तो राज्य से हटा करके दोस्तों इनको हमने संवर्ती सूची में डाल दिया था, ठीक है ना। शिक्षा, वन और वन्य जीव को, ठीक है। 7वीं अनुसूची अगर बात करें आपसे, तो इसमें विधायी विभाजन के बारे में बात होती है। विधायी विभाजन, विधायी विभाजन मतलब कानूनों का पावर। ये पूछे क्या इसमें है, आप जरूर बताओगे कि है, ठीक है। कई बार पूछ लेगा रेलवे किसका विषय है? संघ सूची का। शिक्षा किसका है भैया? संवर्ती सूची का। पुलिस किसका है? राज्य सूची का। तो ये आप लोग तैयार रखना, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको तैयार करने हैं। एलबर्ट बिल बहुत इंपोर्टेंट भैया। अगला एलबर्ट बिल के बारे में आपसे पूछा है। एलबर्ट बिल विवाद जो है किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से, न्यायिक समानता से, कर व्यवस्था से या शिक्षा नीति से। तो एलबर्ट बिल है ना, वो जजों से संबंधित है। आप कह सकते हो न्यायिक स्वतंत्रता, इसका आंसर क्या होगा बेटा? सॉरी, न्यायिक समानता होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं असमानता हुई है, इसीलिए किसकी बात कर रहा है? समानता की। पहले तो पूछ लेगा ये कब आया था, तो 1883 में भैया क्या आया था? एलबर्ट बिल लाने की बात की गई थी, ठीक है ना। और जिनके नाम पर है उनका नाम था सर एलबर्ट, सर कोरटनी एलबर्ट, इनका नाम पूरा याद रखना, कोरटनी एलबर्ट ये नाम था दोस्तों, ठीक है ना। इस समय वायसराय पूछे कौन थे? तो लॉर्ड रिपन इस समय क्या थे भैया? लॉर्ड रिपन इस समय दोस्तों वायसराय थे। इससे इंपोर्टेंट सभी फैक्ट आपको क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं, बशर्ते आपको क्या करना है? इसको तैयार करना है। उस उद्देश्य क्या था? तो नस्लीय भेदभाव को मिटाना, नस्लीय भेदभाव को मिटाना, को मिटाना इसका क्या था भैया? उद्देश्य था कि जो भारतीय जज को यूरोपियन अपराधियों पर सुनने का अधिकार नहीं था,
वो इसमें रखा गया था, लेकिन उसको हटाया गया था, ठीक है ना। उसमें यह बोला गया था कि भारतीय जज जो है वो क्या नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, बाद में इस बिल का क्या किया गया था, विरोध किया गया था, और नस्लीय भेदभाव को हटाने की क्या की गई थी भैया, बात की गई थी। तो ठीक है ना। तो ये यूरोपियन जो भारतीय न्यायाधीश थे, तो अंग्रेजों ने ये बोल दिया था कि भाई भारतीय न्यायाधीश जो है वो यूरोपियन की क्या नहीं सुनेंगे, फैसले नहीं सुनेंगे। तो ये तो नस्ल के आधार पर क्या कर रहे हैं आप लोग, भेदभाव कर रहे हैं। तो उसी के खिलाफ ये इलवर्ट बिल था। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण कहां से मिलते हैं। तो भैया साक्ष्य और सिंधु घाटी से संबंधित और क्वेश्चन पूछेंगे, ये कालीबंगा से मिलते हैं। आपको बताना है कालीबंगा जो है वो कहां पे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो इंपोर्टेंट टॉपिकों की बात करूं तो इसका समय माना जाता है, जो सबसे इंपोर्टेंट समय माना जाता है वो ध्यान रखना 2500 से लेकर के 1750 बिफोर कॉमन ईरा तक ये माना जाता है। हालांकि इसको लेकर के तरह तरह के क्या है भाई, विवाद हैं। ठीक है ना। इसका नाम क्या था आपसे पूछे तो हड़प्पा सभ्यता नाम था। सभ्यता क्योंकि ये संस्कृति का एडवांस फेज था, या काफी अच्छी चीजें मिलती हैं, बड़े बड़े नगर मिलते हैं, सड़कें अच्छी मिलती है, पानी की व्यवस्थाएं अच्छी मिलती है, व्यापार वाणिज्य बड़े सुचारू रूप से मिलते हैं, मुद्रा का प्रचलन यहां मतलब देखने को मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं व्यापार के विनिमय के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे। ठीक है ना। सुदृढ़ यहाँ न्याय व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं, सुदृढ़ पानी के बारे में बताते हैं, सुदृढ़ पानी की जल व्यवस्था थी यहाँ पे। ठीक है ना। इसे भैया कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कहां से, धातु का यहां बड़े पैमाने पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहां बड़े बड़े नगरों के बारे में क्या मिली है जानकारी, मोहनजोदाड़ो जैसे नगर, लोथल जैसे नगर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इस तरह के बड़े बड़े क्या मिले हैं यहां पे भैया, नगर मिले हैं। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। इसकी खोज के बारे में आपसे पूछे तो सबसे पहले इसकी खोज जो की थी वो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और उसके बाद में ठीक है ना, वर्ष 1922 में आर.डी. बनर्जी कह सकते हो, राखल दास बनर्जी। कौन भैया, राखल दास। 21 में ध्यान रखना हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की, किसकी, हड़प्पा एक स्थान था पाकिस्तान में है। और 22 में मोहनजोदड़ो की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो भाई 1922 में। ठीक है ना। इस सभ्यता की पहचान किसने की थी, तो जॉन मार्शल ने की थी। किसने, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसकी पहचान की थी। और इस सभ्यता से संबंधित लिपि किसने पहली बार पढ़ी थी, तो जॉन प्रिंसेप ने। किसने, जॉन प्रिंसेप। आप बताओगे किस वर्ष पढ़ी गई थी, जॉन प्रिंसेप का नाम हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना। हड़प्पा पूछे पंजाब और किसके क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है हड़प्पा। अगर ये स्थान पूछे तो पंजाब और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। अब आपसे कुछ साक्ष्य पूछ लेगा तो ध्यान रखना हड़प्पा से क्या चीज मिली है, इंपोर्टेंट ही बताऊंगा केवल, बहुत ज्यादा हमारे पास ठीक है ना टाइम भी नहीं। तो यहां अन्नागार मिला है। अन्नागार पूछे तो बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और क्या मिला है भैया, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से मिले, तो बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य भैया आपको हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से पूछे, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं, मोहनजोदड़ो से अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे स्नानागार, नहाने वाला स्नानागार। बड़े बड़े स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, यहीं से मिले हैं। और यहां एक सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां अन्नागार भी मिला है, यहां अन्नागार भी मिला है। और सबसे इंपोर्टेंट है यहां कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नाचती हुई नर्तकी, कांस्य धातु की नर्तकी की क्या मिली है यहां पे भैया, मूर्ति मिली है। इसका मतलब यहां मनोरंजन वगैरह धातु वगैरह का भी क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ अगर मैं आपको धौलावीरा से बताऊं कि भाई धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा कुछ इंपोर्टेंट है जो आप याद कर लेना, यहीं से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो विश्व का पहला जल संरक्षण तंत्र, विश्व का पहला जल संरक्षण, तो विश्व का और बता रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं पे जल संरक्षण की बात नहीं थी। ठीक है ना। सिंधु लिपि का सबसे बड़ा उल्लेख कहां मिलता है भैया, अभिलेख, तो सिंधु लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख धौलावीरा से मिलता है। ठीक है ना। अगर आपसे यही लोथल के बारे में पूछे तो लोथल से चावल के अवशेष
लोथल से पूछे बंदरगाह, एक तो पत्तन शहर कहते हैं इसे, और चावल के साक्ष्य भी मिले यहां से, चावल के किसके मिले भैया, तो चावल के साथ। मन का निर्माण केंद्र कहते थे इसे, मन का निर्माण केंद्र, लोथल को पूछे मन का निर्माण केंद्र कौन सा है, तो भैया लोथल था। कौन सा था, लोथल को मन का निर्माण केंद्र बोलते हैं मेरे दोस्तों। वहीं एक इंपोर्टेंट है कालीबंगा, कौन सा है, कालीबंगा, ये क्वेश्चन में भी है। तो पहले तो यही पूछा अग्निवेदिका के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। तो और क्या मिला, जुताई के प्रमाण, कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य मिले हैं, जुताई के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अग्निकुंड भी मिला, वो मैंने बता दिया अग्निकुंड, ठीक है ना। कालीबंगा से अग्निकुंड के भी क्या मिले हैं। यहीं आपसे हड़प्पा सभ्यता में अगर नगर नियोजन की बात करें कि भाई नगर नियोजन क्या था, तो ध्यान रखना पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इनका कई बार साइज भी पूछ लेता है, तो 1:2:4 के अनुपात में पक्की ईंटों का साइज था। यहां उन्नत नाली थी, उन्नत नाली, सुनियोजित सड़कें, सुनियोजित सड़कें, और मकान जो थे ना वो ग्रेड पद्धति पे थे, ग्रेड पद्धति, जो आज आपको चंडीगढ़, चेन्नई और क्या बोलते हैं नोएडा वगैरह में देखने को मिलती है, हैदराबाद नोएडा वगैरह में आपको। अगर यहां आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि सर्वोपरि थी, क्या थी, कृषि आर्थिक जीवन में। और कृषि में भी आप लोग ध्यान रखना, कृषि में गेहूं, जौ और कपास, ये याद रखना, ये बार बार पूछे जाते हैं। इनके बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी। इनका व्यापार मेसोपोटामिया से मिलता, मेसोपोटामिया याद रखना। मेलुहा सभ्यता पूछे, मेलुहा लोग, तो ये मेसोपोटामिया के संदर्भ में ही मेलुहा शब्द क्या किया जाता है, मेलुहा शब्द यूज किया जाता है बच्चों। मेलुहा शब्द आपसे पूछे कह देना भैया मेसोपोटामिया के संदर्भ में, ठीक है ना। यहां मुद्रा नहीं थी, किसी भी तरह की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, किसी भी तरह की मुद्रा का प्रचलन नहीं था। फिर भैया व्यापार वाणिज्य के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, तो यहां माप तौल पद्धति थी, वस्तु से वस्तु लाना खरीदना, वस्तु विनिमय पद्धति थी, वस्तु विनिमय पद्धति थी, ध्यान रखना, वस्तु विनिमय पद्धति। यहां मोहरें मिली हैं, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले यहां पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। यहां पुरोहित, एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली है जिसकी मोहर ऊपर से क्या हो रही है, टूट रही है, जो चारों ओर जानवरों से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है ना। जिसे पशुपति महाराज कहते हैं, जिसे प्रोटो शिव कहते हैं, शिव का आदि रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिव का आदि रूप। तो यहां पुरोहित मिला है, पुरोहित, इसे शिव का आदि रूप बोलते हैं, किसका, शिव का आदि रूप बोलते हैं, ठीक है ना। पशुपति महाराज कहते हैं, इसे ध्यान रखना। लिंग योनि के संकेत मिले हैं, लिंग और योनि के संकेत भी बढ़िया हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिले हैं। मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भी है, मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया, मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया, ये केवल मैं इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, यही आपके बार बार एग्जाम में क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। कांस्य शिल्प के बारे में जानकारी मिली है, कांस्य की नृत्यंगना की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। खेल भी था यहां, शतरंज खेल वगैरह, घुड़दौड़ वगैरह, ये यहां देखने को। यहां रथ गाड़ी भी मिली है, ध्यान रखना, क्या मिली है, रथ गाड़ी मिली है। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, सुतकागलोर वगैरह, सूरकोटदा से, ध्यान रखना। बुर्ज होम से गर्त के अंदर चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। गुफ कराल से, देखो कश्मीर में गुफ कराल वगैरह, यहां से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं, मालिक के साथ कुत्ते। और मोहरों पे पशुओं की आकृति मिली है, मन के, तांबे, कांसे के औजार मिले, ध्यान रखना। और पिक्टोग्राफी, यहां चित्रलिपि मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफी, कौन सी, पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी मिली है यहां पे, है ना, जिसे भाव चित्रात्मक कहते हैं। लिपि पढ़ी नहीं गई, ध्यान रखना, जो लिपि है, जो लिपि है हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए जो कुछ भी बताया गया है भैया, वो भाव चित्रात्मक रूप से बताया गया है। इसके पतन के साक्ष्य के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो कुछ तो कहते हैं बाढ़ की वजह से पतन हो गया, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो गया, पतन हो गया, कुछ कहते हैं कि शहर धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, ग्रामीण सभ्यताएं, ठीक है ना, होती चली गई इस वजह से। कुछ कहते हैं कि भाई जो सरस्वती नदी थी उसका पानी क्या हो गया, सूख गया। कुछ कहते हैं कि आर्यों ने क्या कर दिया,
आक्रमण कर दिया और इस सभ्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। महान स्नानागार पूछे आपसे तो मोहनजोदाड़ो बताओगे, बंदरगाह शहर पूछे तो भैया लोथल बताओगे, कई जगह मोहनजोदाड़ो को भी बंदरगाह शहर बता दिया गया है। अग्निकुंड के साक्ष्य पूछे तो आप जो है काली बंगा से बताओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्या कर लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखना, लोकपाल आंदोलन की बात करें आपसे तो भैया लोकपाल आंदोलन 2011 में अन्ना हजारे ने भारत में स्टार्ट किया था। अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, कांग्रेस को गिराने के लिए बीजेपी ने अन्ना हजारे को क्या किया था, तैयार किया था। फिर लोकपाल कानून एक्ट कब आया? तो ये भैया 2013 में आया। पूछे आपसे भाई कि ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2019 में। कब हुआ था भैया? 2019 में। ये लोकपाल क्या है? ये लोकपाल भैया शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार करते हैं उच्च अधिकारी, उनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए इसका क्या किया जाता है भाई, गठन किया जाता है। ध्यान रखना, ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि क्या है, ये कानून के तहत बनाया गया है, इसीलिए ये संवैधानिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर पूछे मुख्यालय तो आप नई दिल्ली में बताओगे, मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आप न्यू दिल्ली में बताओगे, है ना। ये एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल पूछे तो आप बताओगे पिनाकी चंद्र घोष। कौन बताओगे भैया? ये पहले लोकपाल थे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, अध्यक्ष होते हैं, 8 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 8 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। 50% इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं और 50% भैया इसमें SC ST और OBC वाले होते हैं, महिला होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग होता है। नियुक्ति कौन करता है उनकी? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति के बारे में पूछे तो आप लोग बताओगे नियुक्ति भैया राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है मेरे बच्चों? राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये लोग आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो कौन सिफारिश करता है इसके लिए एक चयन समिति बनती है। उस चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा के विपक्ष का क्या होता है, लीडर होता है। ठीक है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियामक व्यक्ति होता है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ठीक है ना। कार्य क्षेत्र की अगर आपसे बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, कुछ शर्तों के साथ इनकी जांच हो सकती है। केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, ध्यान रखना कौन हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। और इसका आंसर होगा बेटा 1968। और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी सभी तरह के अधिकारियों की जांच की जा सकती है। ठीक है ना। सशस्त्र बल लोकसभा के दायरे से बाहर होते हैं। जो सशस्त्र बल होते हैं ये लोकसभा के दायरे से क्या होते हैं, बाहर। सशस्त्र बल की भ्रष्टाचार की कोई जांच लोकसभा नहीं कर सकता। इसके बाद CBI को जांच के आदेश देने की शक्ति होती है, ध्यान रखना, CBI को जांच के आदेश देने की शक्ति होती है। संपत्ति कुर्की की ये सिफारिश कर सकता है, ठीक है, और विशेष अदालत में मुकदमा कर सकता है। पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूछे ना तो आप लोग साफ बता देना, 2019 से 2022 तक कौन बनाए गए थे, पिनाकी चंद्र घोष रहे थे। ध्यान रखना, इसमें सीमा, आयु सीमा पूछे तो भैया 5 वर्ष या 70 वर्ष, है ना, ये आयु सीमा है। ठीक है ना भाई, 5 वर्ष या 70 वर्ष ये आयु सीमा है। ठीक है ना। पुनर्नियुक्ति नहीं होती है इसमें, ये आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? तो ये भैया समुद्र की सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अगर आपसे पूछे कि भाई ये किससे संबंधित है तो आप समुद्र से रिलेटेड बताओगे। समुद्र के तट कर देते हैं, समुद्र के जो तट या बीच वगैरह गंदा कर देते हैं ना, तो उसके लिए भैया ब्लू फ्लैग, जो बीच या समुद्र के तट बंदरगाह साफ होते हैं उनको कौन सा प्रमाणन दिया जाता है? तो भैया उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण के मानकों पर जो समुद्र तट, जो बंदरगाह मतलब खरा उतरेगा, उच्च स्तर का उतरेगा, उसको भैया ब्लू फ्लैग इसका क्या दिया जाएगा, टैग दिया जाएगा। पूछा ना इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो आप लोग ध्यान रखना, ब्लू फ्लैग की जो शुरुआत यूरोप में शुरू की गई थी 1987 से। कब से? 1987 से। सबसे पहले कहां पे? यूरोप में की गई थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, यूरोप से हमको क्या मतलब है भैया, हमको मतलब है इंडिया से। ठीक है ना। तो अपनी इंडिया में अगर तुमसे पूछो तो 2020 में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। भारत में अगर इससे पूछे तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन की शुरुआत भारत में वर्ष 2020 से की गई थी। कब से की गई थी भाई? वर्ष 2020 से की गई थी। तो 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे इसकी नोडल एजेंसी पूछे
तो मोपसी है, मतलब पर्यावरण वन एवं जलवायु संरक्षण मंत्रालय इसकी क्या भैया, इसका नोडल है। ठीक है ना। भारत में कुछ कुछ बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। शिवराजपुर बीच, शिवराजपुर बीच ये गुजरात में है। कहां पे है? ये गुजरात में है। घोगला बीच ये पूछे तो ये दमन एंड दीव में है, तो ये दीव में है स्पेशल, है ना। कासरकोड पूछे तो कासरकोड और पदुबिद्री दोनों कहां के हैं? ये कर्नाटक के हैं। ठीक है ना। कप्पड़ बीच पूछे तो कप्पड़ बीच जो है ये केरल का है। कहां का है? जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। राधानगर बीच, तो भैया राधानगर बीच अंडमान निकोबार का है, अंडमान एंड निकोबार का है, ध्यान रखना। और कोवेलम द्वीप पूछे तो तमिलनाडु का है। कोवेलम ये तमिलनाडु का है, इसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। रूसी कोंडा पूछे तो कोंडा वोंडा ये तो भैया आंध्र प्रदेश में आते हैं, तो ये कहां का है? तो भैया ये आंध्र प्रदेश का है। और गोल्डन बीच उड़ीसा का है। गोल्डन बीच अगर पूछे तो भैया ये बताओगे उड़ीसा का। ये कुछ बीच हैं जिन्हें आप क्या रखोगे, है ना। ऐसा होता है, अगर ब्लू फ्लैग प्रमाण से अगर बीच साफ सुथरे होते हैं तो पर्यटन क्या होता है? पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और उसके साथ साथ समुद्री जो जीव होते हैं वहां जैव विविधता बढ़ती है यार। समुद्री जैव विविधता इतनी बढ़ जाती है कि ये पर्यावरण के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है ना। तो भारत में इसकी शुरुआत कहां, ये जारी करता कौन है सबसे पहले? तो डेनमार्क के हैं, FEE, ये डेनमार्क के ये जारी करता है फी। ठीक है ना। भारत सरकार ने इसके तहत एक पहल भी चलाई है, BEAMS, बीम्स। ये किससे संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से, मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हो ये जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सबको पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भैया कहां पे है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। कहां पे है? आपसे पूछे कहां पे भैया ये दुधवा, तो लखीमपुर जिले में है। लखीमपुर जिले में है, ये याद रखना आप लोग। किस में है भैया? लखीमपुर जिले में है। स्थापना पूछे इसकी तो 1977 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान जिसे घोषित जो किया गया था वो वर्ष 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत नेपाल सीमा पर है। ये किस पे है? भारत नेपाल सीमा पर है, ये बाउंड्री पे है। ये ध्यान रखना, भारत नेपाल की किस पे है? बाउंड्री पे है ना। तराई क्षेत्र में कह सकते हो, तराई गंगा यमुना के तराई क्षेत्र में है भैया। ये किस में है? गंगा यमुना के तराई क्षेत्र में। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो दोबारा टाइगर रिजर्व पूछे तो वर्ष 1987 में दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें और क्या है दुधवा इसमें? तो इसमें कतरनिया घाट, कौन सा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। और किशनपुर, और कौन सा? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी क्या है भैया? इसमें शामिल है। ठीक है ना। इसमें बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, हाथी है दोस्तों, इसमें घड़ियाल है, तेंदुआ है। अगर पक्षियों में आपसे बात करें तो ध्यान रखना, पक्षियों में इसमें सारस है, पेंटेड स्कॉर्ग है, इसमें ईगल भी है, ध्यान रखना, हॉर्नबिल भी है। लगभग 300 साढ़े 300 प्रजातियां हैं। साल, शीशम, सागौन, बांस, ऊटी घास, इस तरह की यहां वनस्पतियां भी भैया इसमें क्या मिलती हैं? आपको देखने को मिलती हैं। ध्यान रखना। नदी याद रखना, यहां शारदा नदी है, ये इंपोर्टेंट है। एक शारदा नदी है। अगर नदी आपसे पूछे, है ना, पूछ लेगा कई बार, तो शारदा नदी का नाम याद रखना। एक सबसे इंपोर्टेंट है सुहेली नदी, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सुहेली नदी बच्चों कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा। टाइगर रिजर्व कब मिला भैया? यहां पे ध्यान रखना, गैंडा पुनर्स्थापन भी किया गया था। गैंडा पुनर्स्थापन कहां किया गया था? यहीं पे गैंडा पुनर्स्थापन। तो आप बता देना सीधा सीधा भैया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। ठीक है भैया। अब चले आगे। कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कैग तो भैया ये संसद के, राष्ट्रपति के मत कह देना, ये संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होता है कैग। ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च लेखा होता है। और आर्टिकल 148 में, संविधान में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 148 में, ठीक है ना, ये ऑडिटर जनरल होता है। ये सरकारी आम जनता के पैसे की क्या रखता है?
निगरानी रखता है, ध्यान रखना। संविधान पे, ठीक है ना। ये केंद्र और राज्य दोनों के राजस्व की जांच करता है, केंद्र और राज्य इन दोनों का खर्च की भी क्या करता है, ये जांच करता है। खर्च का लिखा पढ़ी यही होता है, व्यय ऑडिट करता है ये, और साथ में राजस्व को भी ये ऑडिट करता है ना, उसका लेखा जोखा रखता है, ध्यान रखना। और कैग से संबंधित आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 148 से 151 तक ये आर्टिकल कैग को ही दिए गए हैं। ये आर्टिकल किसको दिए गए? और नियुक्ति पूछे तो भारत के राष्ट्रपति इसकी क्या करते हैं भैया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। शपथ भी ये राष्ट्रपति के शपथ भी लेते हैं, ध्यान रखना। शपथ भी पूछे तो ये राष्ट्रपति के समक्ष। कार्यकाल पूछे तो भैया 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है ना। तो क्या पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? तो पुनर्नियुक्त नहीं। पुनर्नियुक्त पूछे तो भैया मेरे ये पुनर्नियुक्त नहीं किए जाते। संसद की विशेष प्रक्रिया से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही कैग को हटाते हैं। अगर हटाने की प्रक्रिया पूछे तो संसद में बाकायदा चलती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, सेम भैया वही तरीका इसको हटाने का है। तो ये केंद्र के खातों को ऑडिट करता है, राज्य के खातों को ऑडिट करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखते हैं भैया? रिपोर्ट पूछे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां देते हैं भैया? संसद के समक्ष देते हैं, ये ध्यान रखना। पहला अगर कैग आपसे पूछे ना, फर्स्ट कैग कौन बने थे, है ना, पूछ लेता तो बी नारायण स्वामी बने थे। कौन बने थे? बी नारायण स्वामी, इस नाम को याद रखना। आप बताना वर्तमान में कैग कौन है, वर्तमान में कैग कौन है ये आपको बताना है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहां पे है? सार्क का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनेबल कॉरपोरेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है भैया? तो ये सार्क की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। स्थापना अगर सार्क की आपसे पूछता है तो आप बता देना भैया, इसकी स्थापना जो है ना वर्ष 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो काठमांडू में है, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन पूछे तो ढाका में हुआ था। कहां हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। चार्टर लागू की पूछे तो भैया ये 8 दिसंबर 1985 में इसने अपना पहला क्या किया था? चार्टर लागू किया था, ठीक है ना। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? तो सदस्य हैं इसके 8। सदस्य देश कितने भैया? 8 हैं, ध्यान रखना। भारत क्या इसका सदस्य है? तो ध्यान रखना भारत इसका सदस्य है। पाकिस्तान जो नल्ला भाई है, तो पाकिस्तान भी क्या है भैया? इसका सदस्य है। बांग्लादेश याद रखना। नेपाल में जब राजधानी है तो भैया नेपाल तो होगा ही होगा ना। भूटान होगा, पड़ोसी देश है सब, ध्यान रखना। श्रीलंका होगा, कौन होगा? श्रीलंका होगा। और मालदीव भी इसका क्या है? मालदीव भी भैया इसका सदस्य देश है। साथ ही साथ अफगानिस्तान और लिख लेना, अफगानिस्तान भी क्या है भैया? इसका मेंबर है। तो 8 क्या है भैया इसके सदस्य देश हैं। पर्यवेक्षक में पूछे चीन, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये इसके कौन है? ऑस्ट्रेलिया भी, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, ईरान वगैरह, ये क्या है इसके? पर्यवेक्षक है। इसका उद्देश्य यही है कि आर्थिक सहयोग, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग, ठीक है ना, इन पे क्या करता है ये? गरीबी उन्मूलन पे, और साथ ही साथ क्षेत्रीय शांति को क्या करना? खत्म करना, सॉरी अशांति को खत्म करके शांति स्थापित करना और स्थिरता लाना, ये इसका क्या भैया? ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 18वां अगर सार्क का शिखर सम्मेलन 2014 में हुआ था काठमांडू में, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट है। साप्टा कानून इसी के संबंध में लिया जाता है। मुक्त व्यापार समझौता, इसका मुक्त व्यापार समझौता जिसे साप्टा कहते हैं, साप्टा, ठीक है ना। कई बार पूछ लेगा साप्टा कानून कब आया, तो ये 2006 में, ये इसी का है ना, सार्क का ये साप्टा कानून, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में नहीं है? तो भैया 3 ही आपातकाल हैं, आपको पता ही है। तो क्या न्यायिक आपातकाल है? कुछ नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है ना। तो 3 आपातकाल हैं आपसे पूछे तो भैया एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो आर्टिकल 352 में है। 2 आर्टिकल यूज किए जाते हैं इसमें, 359 और भैया 358,
ठीक है, ये यूज किए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 स्थिति में ये लागू किया जाता है। आपसे पूछे राष्ट्रीय आपातकाल लागू कौन सी स्थिति में किया जाता है, तो भैया बाहर से हमारा युद्ध चल रहा हो, किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया हो, और साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर है, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति क्या कर देगा, घोषणा कर देगा। भारत में 3 बार लग चुका है, 1962, 71 और 75 में 3 बार लग चुका, ध्यान रखना। 1962, 1971, 1975। सबको बताइए भारत पाकिस्तान का युद्ध, सॉरी चीन का युद्ध था, ये भारत और बांग्लादेश वाला जो बना था पाकिस्तान, उसका युद्ध था। और ये भी 1975 का जो युद्ध था भैया, ये आंतरिक अशांति के आधार पर ये युद्ध नहीं था, ये आंतरिक अशांति के आधार। राष्ट्रपति शासन आपसे पूछे तो ये आर्टिकल 356 में देखने को मिलता है। यहाँ आर्टिकल 365 के तहत भी लगाया जाता है। जब केंद्र ने राज्य को कोई निर्देश दिया, राज्य नहीं मान रहा था, उस समय आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। और भैया जब राज्य की सरकार चलाने में सक्षम नहीं होती और संविधान का उल्लंघन करती है, तो उस स्थिति में 356 के तहत हम क्या लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन। इसमें राज्यपाल सिफारिश करता है और राष्ट्रपति शक्ति को क्या कर लेता है, छीन लेता है, और शक्ति कह सकते हैं केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल में, जो आज तक भारत में नहीं लगा, स्थिति तो बनी है जब आर्थिक स्थिति भारत की खराब होती है, भारत की मुद्रा की स्थिति खराब होती है, तब लगाते हैं, ठीक है ना। तो 1975 में आपातकाल जो लगा था वो ध्यान रखना 25 जून 1975 से 21 मई 1977 तक लगा था। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, इंदिरा गांधी ने लगाया था, सबको पता है। और उस समय कांग्रेस की सरकार भी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। इसमें मौलिक अधिकार जो होता है 19 जो है ना, वो निलंबित हो जाता है जब ठीक है भैया। और आपसे पूछे 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द हटाया गया था और यहां पे सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है, तो भैया पीएम विश्वकर्मा योजना आपसे पूछे तो ये कारीगरों से संबंधित है। यहाँ परंपरागत जो कारीगरी है वो इसमें क्या की गई है, शामिल करने की बात की गई है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नाम है इसका। शुरुआत पूछे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 17 सितंबर 2023 में इसकी क्या हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी। और इसकी अवधि जो है ना बढ़ाई गई है, तो ये 27-28 तक कर दिया, 2023-24 से कहां तक कर दिया, 27-28 तक, 2027-28 तक इस अवधि को बढ़ा दिया है। एमएसएमई मंत्रालय इसका क्या, नोडल एजेंसी, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो नोडल कौन है इसका, एमएसएमई, लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय इसका। तो ये पारंपरिक जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनके धंधे पानी को आगे बढ़ाने की क्या की गई है, बात की गई है। 1 मिनट दोस्तों, 1 सेकंड बस। चले भैया चले, थोड़ा बाहर गेट पर आ गए थे कोई, क्योंकि यहां मैं इस समय अकेला हूं ना, तो इसीलिए बाहर मुझे पता ही नहीं चलती। तो ध्यान रखना, जो हमारे हथकरघा उद्योग थे, बढ़ई थे, लोहार थे, सुनार थे, कुम्हार थे, ठीक है ना, इन सब लोगों के धंधे पानी को, मोची, दर्जी, नाई, ठीक है ना, तो ये चटाई बनाने वाले, ये कह सकते हो लगभग 18 जो पारंपरिक व्यापार वो है हमारे धंधे, 18 परंपरा वाले जो धंधे हैं उनको इसमें क्या किया गया है, लाभ देने की बात की गई है, ठीक है ना भाई, लाभ देने की क्या की गई है, बात की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कॉप 28 सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो ये भैया दुबई में हुआ है। आपको पता है दुबई कहां पड़ता है, पश्चिमी एशिया में पड़ता है, आप बताना किस देश में पड़ता है ये दुबई। और कॉप 21 ये UNFCCC इसको क्या कराता है, आयोजित कराता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, UNFCCC, ठीक है ना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कैसे, जलवायु परिवर्तन किससे संबंधित है आपसे पूछे तो भैया ये कॉप जो ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कॉप से पूछे मतलब क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जलवायु सम्मेलन से कैसे निपटेंगे। तो सबसे पहले UNFCCC के बारे में अगर बात करूं तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। लागू पूछे आपसे तो 1994 में इसे क्या किया गया था भैया, 1994 में इसे लागू किया गया था। मुख्यालय पूछे
तो इसका बोन में है, बोन शहर जर्मनी का बोन शहर, यहां पे दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। वर्तमान में आपसे पूछे तो 197 देश इसमें क्या है, सदस्य हैं। इसकी शुरुआत आपसे पूछे तो सबसे पहले 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी बोन में ही, बोन जर्मनी के बोन शहर से ही इसकी क्या हुई थी भैया, शुरुआत हुई थी। बोन नहीं, बर्लिन, बर्लिन से इसकी शुरुआत हुई थी। किससे? बर्लिन, जर्मनी में पड़ता है ये, तो बर्लिन से इसकी क्या हुई थी भाई। कुछ एक इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना इसके। तो कॉप 3 ये इंपोर्टेंट है, कॉप 3 पूछे तो 1997 में हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं इसे, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी भैया इसे क्या करते हैं, जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी इसे जानते हैं। क्योटो कहां पड़ता है, तो ये जापान में पड़ता है, याद रखना। ठीक है ना। यहां पे विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी कि धीरे धीरे कार्बन के उत्सर्जन को क्या करें भाई, ये घटाएं। एक इंपोर्टेंट और है कॉप 21, कॉप 21 ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस जलवायु समझौता यहीं पे हुआ था, पेरिस समझौता, ध्यान रखना भैया यहीं पे हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है ना। यहां ये बोला गया था कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या करेंगे, टेम्परेचर को लाने का प्रयास करेंगे अगली सदी में। इसमें एनडीसी लाया गया था, नेशनल डिटरमाइन। अब कॉप 26 पूछे आपसे, कॉप 26, कॉप 20 तो ये ग्लासगो में हुआ था। कहां? ग्लासगो, ग्लासगो में हुआ था। कहां पे हुआ था? ग्लासगो कहां है? स्कॉटलैंड में। ये कहां है? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में है ये। ठीक है भैया, स्कॉटलैंड में है, ये ध्यान रखना। कॉप 27 पूछे कि भैया कॉप 27, तो आप लोग आराम से बता देना कि भैया कॉप 27 जो है ये मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में। शर्म अल शेख, ये कहां पड़ता है? इजिप्ट में। ये कॉप 27 हुआ था। 28 दुबई यूएई में पड़ता है, ये दुबई में हुआ था। ये तो अभी आंसर में ही है हमारा, तो ये दुबई यूएई में हुआ है। ठीक है ना, याद रखना। जीवाश्म ईंधन के संक्रमण से संबंधित ये बात की गई थी। ठीक है ना। तो कॉप का उद्देश्य ही तुमसे पूछे क्या है, तो सीधा सीधा आप लोग बता देना। पूछ लेगा लॉस एंड डैमेज फंड, कॉप 27 में लॉस एंड डैमेज फंड कॉप 27 में आया था। कॉप 27 में लॉस एंड डैमेज फंड, डैमेज फंड की बात करें तो भैया ये भरपाई के लिए। ठीक है ना। अभी जो हुआ है ना उसमें बेमेल समझौता भी हुआ है ना, बेलेम समझौता। बेलेम समझौता क्या है आप लोग बताओगे? ये ब्राजील में जो हुआ है उसमें बेलेम समझौते की बात की गई है। ठीक है ना, आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं भैया। आदित्य L1 किससे संबंधित है? सबको पता है भाई, सूर्य मिशन है ये। L1 यहां लॉरेंज पॉइंट होता है, पूछे क्या होता है? लॉरेंज पॉइंट, लॉरेंज बिंदु को L1 कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना भैया। इसके साथ ही आगे ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये किस किस के बीच हुई है? तो ये भारत और ये हाल ही में किस देश के साथ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के 2025-24 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये ज्ञानेश कुमार थे। कौन थे भैया? ज्ञानेश कुमार। कौन थे? ज्ञानेश कुमार। अगर आपसे पूछे कि भैया ये किस आर्टिकल में है निर्वाचन आयोग, तो आर्टिकल 324 में। किसमें भैया? आर्टिकल 324 में। आयोग की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारी, इन सब के बारे में क्या की गई है? इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950। इसीलिए अगर आपको पता हो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर आपसे पूछता है तो भैया 25 जनवरी को ही मनाते हैं बेटा। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाते हैं। इसमें ध्यान रखना, एक निर्वाचन आयुक्त होता है प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसीलिए 3 सदस्यीय क्या होता है? निकाय होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल पूछे तो भैया 6 वर्ष और 65 वर्ष, ये इसका कौन होता है? आयु सीमा होती है। ये आप ध्यान रखना। हटाने की प्रक्रिया पूछे तो भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे ही इसको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। ठीक है ना। आगे अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर पूछे तो सबको पता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। 2 वर्ष। अब देखो ये सवाल आगे मैथ के भैया, ये किसके सवाल आगे?
तो आ जाइए मेरे साथ, मैथ के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। मैथ के सवाल तो इतने आसान है भाई कि आप लोग कहोगे पता नहीं कुछ है ही नहीं है इनमें। देखो पहला कह रहा है सीआई 502 वर्षों का सीआई कितना 525, 5% से, और ये कह रहा है मूलधन बताइए। तो भैया मूलधन हम बता देंगे ना। तो देखो सीआई जब निकालते हैं तो ये सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज देना। इसका मतलब पहले साल 5 वर्ष दी गई होगी और उसके बाद 5 वर्ष दी गई होगी, फिर 5 वर्ष पे भी कितनी दी गई होगी 5% पे, 5% पर फिर से 5% दी गई होगी। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो 250 यहां पे दिए गए होंगे और 250 यहां पे दिए गए होंगे। दूसरी साल में 250 पे भी क्या लगी होगी 5%, 25 रुपए और दिए गए होंगे। इसका मतलब दूसरी साल में 275 दिए गए होंगे और पहली साल में 250 दिए गए होंगे और कुल मिला के भैया कितने दिए गए 525 रुपए। इसका मतलब ये जो 250 रुपए हैं 5% से कितने के होंगे तो 5000 रुपए पे 5% अगर ब्याज लगाते हो तो भैया कितना बैठता है ये 5000 पर 250 रुपए बैठता है 5% पे लगाते हो, ठीक है ना। 1000 रुपए कितना हो गया 50 रुपए, तो 5000 रुपए हो गया 2500। दूसरे साल में कितना मिलेगा, एक तो 5% मिलेगा 250 रुपए, फिर 250 रुपए पे और 5% लगेगा, तो ब्याज पे ब्याज लगता है दूसरी साल में। पहली साल में तो सीआईएसआई दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूध पानी कह रहा है, दूध पानी का रेशियो कितना भैया, दूध पानी का प्रारंभिक रेशियो 7:3 है, बाद में ये रेशियो हो जाता है 7:5, मतलब कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है भैया 2 बढ़ रहा है। रियल में प्रारंभिक कितना था 10, रियल में प्रारंभिक 10 था, तो 1 का मान क्या है भैया, 1 का मान 5 है। और प्रारंभिक दूध की मात्रा पूछ रहा, तो प्रारंभ में ये 7 दूध की मात्रा थी, तो 1 का 5 है, तो 7 का कितना हो जाएगा 35 लीटर दूध। तो बाद में भैया शुरुआत में दूध कितना था 35 लीटर था मेरे दोस्त, कितना था 35 लीटर था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 35 लीटर हो जाएगा। कह रहा है ए अकेला 18 दिन में काम करता है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में करता है, और 40% काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, एक अकेला किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना करेगा 1/18, आप लोग याद रखना कितना करेगा 1/18, ठीक है। तो देखो ए का अगर एक दिन का बंडी काम देखोगे तो ये है 1/18, बी का बंडी काम देखोगे तो ये भैया 1/24 है, नहीं है। 40% काम का मतलब होता है, 40% काम का मतलब होता है दोस्तों 40/100, मतलब 2/5। तो करवाना कितना काम है इनको 2/5 करवाना है। दोनों का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम है दोनों का 1/18 और 1/24, मतलब 72 एलसीएम ले लो, ये हो गया भैया 4, ये हो गया 3, मतलब एक दिन में ये 7/72 क्या करते हैं भैया, ये एक दिन में 7/72। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा आपसे ये है कि 7/72 काम को करने में टाइम लग रहा है एक दिन, तो एक काम को करने में टाइम लगेगा 7/72, मतलब 72/7, कितना 72/7, ये एक दिन का काम है। और भैया एक काम को है ना, और काम कितना करवाना है 2/5 करवाना है, तो इसे आप सॉल्व करो तो ये 4.1 डे आएगा, और 4.1 डे का मतलब ए इसका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। आगे देखो 19वां सवाल कह रहे देखो ये भी सिंपल ही है, इसने कहा सिंपल सा log x² माइनस का 5x बराबर log 14। देखना दोनों तरफ log है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखना इसे लिख सकता हूं x² माइनस का 5x बराबर 14, तो x² प्लस माइनस 5x, फिर माइनस का क्या हो जाएगा ये 14 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप लोग ये देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व कर लो, तो ये आएगा x माइनस 7 और भैया x प्लस 2, तो x ये तो x माइनस का 2 हो जाएगा, ये x बराबर प्लस का 7 हो जाएगा। लॉग में माइनस वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो आंसर x बराबर क्या हो जाएगा 7, इसका बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे से 180 मीटर प्लेटफॉर्म कितनी देर चलता है 10-12 सेकंड चलती है, 180 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है,
180 मीटर तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। मुझे नहीं पता ये ट्रेन कितनी है, मुझे पता 12 सेकंड चलेगी, लेकिन मुझे ये तो पता है ना ये किलोमीटर जो है मुझे सेकंड में जब चेंज करना है, 90 को जब मुझे सेकंड में चेंज करना है तो देखना 5/18 से क्या कर देते हैं, इससे पहले बताई थी मैंने। अगर सेकंड को किलोमीटर में करोगे तो 18/5 और किलोमीटर को सेकंड में करोगे तो 5/18, पंजे 90 मतलब कितना भैया 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। भैया एक सेकंड में 25 मीटर चलता है तो 12 सेकंड में कितना चलेगा, 300 मीटर चलेगा मेरे दोस्त। तो देखना, सॉरी 300 किलोमीटर चलेगा, मीटर चलेगा जो भी है, मीटर चलेगा जो मीटर में ले रहे हैं। तो 180 की ये है, 300 चलेगी कुल, तो 120 की क्या होगी ट्रेन, तो 120 और 180 मिलके क्या हो गए 300 हो गए। तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। आगे चलती है भैया, अगला कह रहा है ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसे तो कोई भी कर लेगा भैया, मुझ पर क्यों करवा रहे हो, ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, ये इसका, तो इसका क्या होगा 49 होगा। ये पता नहीं क्यों दे दिया उसने। कह रहा कुछ अध्यापक खिलाड़ी हैं, कोई खिलाड़ी गायक नहीं है। कुछ अध्यापक खिलाड़ी तो है लेकिन कुछ खिलाड़ी तो ये रे, इसमें कुछ अध्यापक हैं। कह रहा कोई भी खिलाड़ी, कुछ अध्यापक ये अध्यापक हैं और ये खिलाड़ी हैं। कह रहा कोई भी खिलाड़ी गायक नहीं है, तो ये गायक है, ये कोई भी नहीं है। कह रहा कुछ अध्यापक गायक नहीं है, कुछ अध्यापक गायक नहीं है, कुछ की कह रहा है। तो भैया ये तो सही बात है, कुछ अध्यापक गायक नहीं है, तो गायक अध्यापक तो ये है, गायक बिल्कुल अलग है, तो गायक तो ये नहीं। कह रहा कोई अध्यापक गायक नहीं है, कोई गायक अध्यापक नहीं है, कोई गायक अध्यापक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक बच्चा इसका क्या हो जाएगा आंसर। मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी, मैं खुद ही कह रहा हूं मेरी माँ का इकलौता पुत्र मैं ही हूं और मेरी पत्नी मेरी क्या होगी, तो भैया पत्नी नहीं होगी, इसमें ज्यादा क्या सोचना, पत्नी को तो भैया हर कोई पहचान लिया करो भाई। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया दे रखा है, आ जाओ सब लोग, पहले तो टाइम ही बहुत लगा दोगे समझने में। सिंपल कह रहा है, इनपुट आउटपुट दे रखा है उसने, पहले रिजल्ट, फिर स्कूल, फिर एग्जाम, फिर पेपर। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या कहा है, फर्स्ट स्टेप में इसने बस एग्जाम को कहां रख दिया पीछे और पेपर को ले आया यहां। पहले स्टेप में देखो इसने एग्जाम को आगे बढ़ा दिया, एग्जाम को आगे। दूसरे स्टेप में क्या कर दिया, उसी एग्जाम को कहां ले गया, पीछे ले गया। देखो दूसरे स्टेप में। तो तीसरे में क्या होना चाहिए भैया, स्कूल, देखो एग्जाम यहां आना चाहिए और स्कूल यहां आना चाहिए, यही तो होना चाहिए। धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है, पहले इसे ले गया, फिर इसे ले गया, फिर इसे ले जाएगा, फिर उसे ले जाएगा। तो इसे ले जाएगा तो एग्जाम यहां और स्कूल यहां। तो देखना रिजल्ट से कुछ कहा नहीं है, एग्जाम आगे ले आया है, स्कूल पीछे ले गया, पेपर अपने आप पीछे है। ये तो ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया। सिस्टम बाय सिस्टम आपको चलने से ये सवाल क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। कह रहा 5:18 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच का कौन। चलो इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, ये कभी गलत नहीं होगा आपसे। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको एंगल निकालना है, ध्यान रखो, जब भी आपको एंगल निकालना है बच्चों, तो ये याद रखना 30H ये घंटा है, माइनस का 5.5 मिनट, ये मिनट है, एम जो है। तो देखना कह रहा 30 का गुणा करिए, घंटा कितना है इसमें 5, 5/18 भाई, तो कह रहा माइनस का 5.5 मिनट कितनी है 48, 48। तो बताइए जल्दी से, तेजी के साथ बताइए। इसे करोगे तो ये 150 हो गया, इसे करोगे तो भैया ये 264 हो गया, इसे घटाओगे तो भैया ये 114 डिग्री हो गया। लेकिन ध्यान रखना जब भी 90 डिग्री से ऊपर का कोण आता है तो 180 में से घटा दो, तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तो 66 डिग्री। ये न्यूनतम कोण पूछ रहा है, तो एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे चलिए। एक संख्या में 20% की कमी करने पर 480 प्राप्त होता है, तो भैया 20% की कमी कर दो, कुल मिला के 80% की वैल्यू क्या है 480 है, तो भैया 1% की वैल्यू क्या है 6, तो इसे सीधा सीधा काट दोगे। तो भैया 100% की वैल्यू क्या है 600, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 600, इसका आंसर 600 इसका बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ ही अगला अगर बात करें, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एलसीएम कितना है इसका 180। ठीक है, तो एक संख्या मान लो 3x, एक संख्या मान लो भैया 4x। ठीक है ना, तो 3x और 4x, ठीक है ना, 3x और 4x मान लो, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएंगी, आ जाओ फटाफट से, ये है। तो इसने कहा है कि इसका जो एलसीएम है ना ये कितना है, ये 180 है। तो देखना ये दोनों 12x होंगी, नहीं होंगी, 12x बराबर है 180
और भैया x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखना एक संख्या 4x बड़ी पूछ रहा है, तो देखना 15 का इसमें क्या कर देना गुणा, तो ये संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 60 आ जाएगी। छोटी पूछे तो 15 का कर देना गुणा, तो ये छोटी पूछे तो 45 आ जाएगी। बड़ी पूछिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए आगे की ओर। आगे कह रहा है एक नाव जल में 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। नाव दौड़ रही है, सवाल के साथ चलिए, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कह रहा धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर है। धारा की कितनी है 3। धारा की देखो नाव स्थिर जल में जो है 18 किलोमीटर की गति से चलती है, जिसमें धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव को 15 किलोमीटर तय करना है धारा के विपरीत, तो इस गति को घटा दो इसमें से 18 में से, तो कितनी स्पीड से चलेगी नाव, 15 किलोमीटर की से चलेगी। तय कितना करना है 20 किलोमीटर, एक घंटा में 15 किलोमीटर, और भैया साथ में 20 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 20 ही तो चलना है। तो 1 घंटा 20 मिनट आंसर आ गया, या इसे 1.33 घंटा कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.33 घंटा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है बच्चों। अब आगे आ जाइए, कह रहा है 29वां साइन थीटा बराबर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, देखो ये बादन बनाया था मैंने, नहीं बनाया था। ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा 4। टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो लगा दो लाल बटे कक्का। ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, और ये टेन का है। लाल बट्टे आधार मतलब 3/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 20 का क्या भैया 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अंतिम सवाल, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 1250 में बिकती है। 25% लाभ पर मतलब ज्यादा पे बेची जा रही है। 100 तो थी, 25 और तो 125% की वैल्यू क्या है 125% की वैल्यू बेटा 1250। ठीक है, एक पता चल गई ना। तो 1% की वैल्यू क्या होगी भैया 10, और 100% की वैल्यू क्या होगी 1000। तो 1000 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ है, एकदम सिंपल सवाल है भाई, सिंपल सवाल। तो आप धड़ल्ले से अगर प्रैक्टिस करते हो, हर तरह के सवाल मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लास्ट तक कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, विश्वास कर रहा हूं। आप भी विश्वास करिए, मुझे भी विश्वास है कि आने वाले टाइम में आपके ये सवाल है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत कारगर साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगती है तो सभी बच्चे कमेंट किया करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों को क्या किया करें क्लास को शेयर किया करें। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।